Hello everyone, good evening to all of you. Welcome back to the channel Agree to Succeed. उम्मीद है आप सभी का दिन बहुत अच्छा बीत रहा होगा। तो फिर मैं रिचा तिवारी लेकर आई हूँ लेक्चर 4 ऑन इरिगेशन मैनेजमेंट। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू इरिगेशन और वी कैन से दैट रिलेटेड टू द वाटर। सबसे पहले है इरिगेशन कमीशन। तो इरिगेशन कमीशन जो है वो सेटअप हुआ था इन द ईयर 1901 एंड क्योंकि डिजास्ट्रस फेमाइन पीरियड जो है इंडिया ने फेस किया था 1896 से 1900 ईयर में। अब उसके बाद इंडिया को ये महसूस हुआ कि कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क जो है वो बढ़ा देना चाहिए। क्यों बढ़ा देना चाहिए? ताकि प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। और उस टाइम पे जो कमीशन था वो अपॉइंट किया गया था बाय द लॉर्ड कर्जन। सेकंड जो है वो है सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि ही स्टार्ट हुआ था 1945 में। अब पहले ये देखें कि सेंट्रल वाटर कमीशन जो है वो एक अटैच्ड ऑफिस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट और गंगा रेजुविनेशन से अटैच्ड है। थर्ड, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट। ये जो एक्ट था वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 266 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत 1956 में डेवलप किया था। ये वो पीरियड है जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो रहा था जिसमें मेजर रोल सेंट्रल गवर्नमेंट प्ले करता है। ये एक्ट कहता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे सॉल्व होता है वाटर डिस्प्यूट जिसमें मेनली रिवर वर्क का यूज, कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व किया जाता है। जस्ट फॉर योर नॉलेज, इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, लेकिन जो मोस्ट रीसेंट वन अमेंडमेंट जो है वो हुआ है 2002 में ये अंडर दिस एक्ट। नाउ द फोर्थ वन इज द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये जो वाटर ट्रीटी थी ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था सितंबर 19 इन द ईयर 1960। और ये साइन किसने किसने करवाया था? जो प्राइम मिनिस्टर और जो है इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान में। वर्ल्ड बैंक जो है इन्होंने इनिशिएटिव लिया था जिसने नेगोशिएट करवाया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में ये मेन बात क्या थी? जो रिवर इंडस है और उसके 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसको क्या किया था? क्लासिफाइड कर दिया गया था। पहला ईस्टर्न रिवर में ये जिसमें हमारा सतलज, बीज और रावी आता है। दूसरा जो था वो वेस्टर्न रिवर्स था जिसमें हमारा झेलम, चेनाब और इंडस आता है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो ईस्टर्न रिवर है वो इंडिया अनरिस्ट्रिक्टली यूज कर सकता है। मतलब इंडिया जो था वो ईस्टर्न रिवर्स को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यूज कर सकता था, लेकिन उसको अलाउ करना था वेस्टर्न रिवर्स को टू फ्लो टू द पाकिस्तान। अब फ्लो करने की इजाज़त थी, इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया को कंजप्टिव नीड्स के लिए वो वेस्टर्न रिवर्स को यूज़ नहीं कर सकता है। वो यूज़ कर सकता है फॉर इरिगेशन, स्टोरेज और इवन फॉर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। लेकिन इंडिया जो था ये चीज़ जो ये ट्रीटी थी वो फॉलो नहीं करता था। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 80% ऑफ वाटर जो है जो इस 6 रिवर्स से ये वाटर फ्लो करेगा पाकिस्तान में। अब इस ट्रीटी को निभाने के लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन जो है वो सेटअप कर दिया गया एज अ बायलेटरल कमीशन जो कि इसको इम्प्लीमेंट और मैनेज करता था इस ट्रीटी को। तो ये था इंडस वाटर ट्रीटी। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन एराइज होता है कि इंडस रिवर ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो उसका आंसर है कि इंडस रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम तिब्बत। अब फिफ्थ जो है वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो सेटअप हुआ था इन जुलाई इन द ईयर 1982 जो कि एक ऑटोनॉमस सोसाइटी है। अब यहाँ पे है कि ऑटोनॉमस का मतलब क्या है? तो ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो कि फ्री है, जिसके ऊपर उस एजेंसी के ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। और ये जो एजेंसी थी
ही वो डेवलप्ड हुई थी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। अब ये एजेंसी करती क्या थी? ये करती थी वाटर बैलेंस मेंटेन, और ये देखता था कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज कैसे हो सकता है। मतलब वो साइंटिफिक और रियलिस्टिक अप्रोच जो है उसको सर्च करती थी। अब यहाँ पे एक चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है कि पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट क्या है, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट जो है एक कंपोनेंट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का, और ये प्रिपेयर्ड किया था सेंट्रल वाटर कमीशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि सेंट्रल वाटर कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1945। और ये जो सेंट्रल वाटर कमीशन था वो प्रीमियर मतलब सबसे पहला टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया का इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में काम करता था। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो कॉन्क्रीट शेप देता है पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट को, ठीक है, जो कि एक कंपोनेंट है नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट है क्या? तो जो पेनिनसुलर रीजन है इंडिया का वो मेनली क्या कंसिस्ट करता है? साउथ इंडिया, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड शेप में ये रिप्रेजेंट होता है। ईस्ट साइड में ये बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है, वेस्ट साइड में ये अरेबियन सी से घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड में विंध्या और सतपुरा रेंज है, और नर्मदा और महानदी रिवर जो है वो डिस्टिंग्विश करती है साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को। इस साउथ इंडिया में टोटल हमारे पास 16 इन रिवर्स है। उसी रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर और कंपोनेंट कहते हैं, डेवलपमेंट कंपोनेंट। ये जो पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया जो है ये अप्रॉक्स 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर जो है कवर करता है, और पेनिनसुलर रीजन जो है लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिसको अब हम मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के नाम से जानते हैं, उसने नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो है इन द ईयर 1990 में ये बनाया था। ये जो प्लान था दो कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट, जो कि हमने देख लिया कि पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट में 16 रिवर्स जो हैं वो लिंक हैं। अब ये जो रिवर डेवलपमेंट है पेनिनसुलर रिवर डेवलपमेंट, वो करते क्या है? वो 141 किलोमीटर क्यूब पर ईयर ये वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो ट्रांसफर करता है फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन विद इन द पेनिनसुलर और इंडिया, जो कि रिवर लिंक्स और प्रपोज डैम्स के लिए यूज होता है। हिमालयन रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट जो है उसमें सिर्फ 14 रिवर्स हैं, और जो ट्रांसफर करता है 33 किलोमीटर क्यूब पर वॉल्यूम पर ईयर ही वाटर और थ्रू द हिमालयन रिवर्स, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इन गंगा बेसिन और वेस्टर्न इंडिया मेनली कॉम्प्रोमाइज करता है फॉर रिवर लिंक्स एंड प्रपोज्ड डैम्स के लिए। हिमालयन रिवर कंपोनेंट में कौन कौन से स्टेट्स हैं वो देख लेते हैं, जो मेनली कंसिस्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और असम। जो हमारा उत्तराखंड है वो ऐसा रीजन है जिसमें 86% जो रीजन है वो माउंटेनियस होता है। हिमालयन रिवर कंपोनेंट में टोटल कितने रिवर हैं? द आंसर इज 14 rivers are linked in the Himalayan river component. Now the sixth one is the Central Ground Water Board, जो कि स्टार्ट हुआ था 1994 से 1995 कह सकते हैं। ये जो बोर्ड है ये सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिर आता है सेवेंथ वन, नेशनल कमीशन ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग शॉर्ट में NCIWRDP बोलते हैं, जो स्टार्ट हुआ था 1999 में। फिर आता है हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो स्टार्ट हुआ था 1974 में।
कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ था इन 5th 5-year प्लान 1974 से 1978 के बीच में इन दिसंबर 1974। स्टार्टिंग में इसमें 60 मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स थे जो कि कवर करते हैं 50 मिलियन हेक्टेयर। मेजर और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जो कल्चरेबल कमांड एरिया ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर रखता है, और मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं जब कल्चरेबल कमांड एरिया 2,000 टू 10,000 हेक्टेयर कल्चरेबल कमांड एरिया होगा। अब ऑब्जेक्टिव क्या था कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का? ऑब्जेक्टिव था कि गैप जो है बिटवीन क्रिएटेड एंड देयर यूटिलाइजेशन, मतलब कि हमने कितना क्रिएट किया वाटर रिसोर्सेज और उसका यूटिलाइजेशन कितना प्रॉपरली हुआ, इसके ये गैप को ये ब्रिज करता है थ्रू माइक्रो लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एफिशिएंट फार्म वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के। और ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव ये है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करता है। थर्ड वन ये है कि इम्प्रूवमेंट लाता है इन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को रीनेम्ड कर दिया गया था कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट। कब किया गया था? द आंसर इज 1 अप्रैल 2004। लास्ट वन, नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल जो है पहले कंस्टिट्यूट हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और इन द ईयर 1987। अब उस काउंसिल ने अडॉप्ट किया नेशनल वाटर पॉलिसी इन सितंबर 1987 में। फिर से ये जो नेशनल वाटर पॉलिसी था वो रिवाइज्ड हुआ इन द ईयर 2002 में। That's all for today, guys. Thank you so much. Keep watching my channel. Agree to succeed. मेरा जो ये लेक्चर है इरिगेशन मैनेजमेंट में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है JRF के लिए, SRF के लिए, या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इन 4 लेक्चर में से ये आपको 5 to 10 क्वेश्चंस तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। फिर इतने इम्पॉर्टेंट चैप्टर को छोड़ना क्यों है? जस्ट कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स ऑन इरिगेशन मैनेजमेंट. Please do like, share and subscribe my channel and give your suggestions in the comment box. Thank you, students.